टीला नुमा झोंपड़ियों के दरमियान से एक पगडंडी बुलंदी की तरफ जाती थी। पहले हम झोंपड़ियों के पास पहुंचे और मेरे साथ साथ दूसरों को भी यकीनन हैरत हुई होगी क्योंकि ये झोंपड़ियां गैर आबाद थीं। फिर जब हमने बुलंदी उबूर करके दूसरी तरफ देखा तो शिश्तर रह गए। दूसरी तरफ सहराए आजम का सबसे अनोखा शहर आबाद था। उसकी तरतीब गोल दायरे की शक्ल में थी और उस वसी दायरे के वस्त में एक अजीमुशान बुत नस्ब था। एक भयानक शक्ल का बुत जिसकी एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी। वो किसी मटियाले रंग के पत्थर से तराशा गया था या पत्थर जोड़कर बनाया गया था, लेकिन यकीनन उसकी तामीर हैरत अंगेज थी। बुत के और झोंपड़ों के दरमियान वसी और अरीज मैदान था जिसमें हजारों अफराद समा सकते थे। यही वो बुत था जो सहराए आजम में सहर फूंक रहा था। इस आबादी से कोई एक फरलांग के फासले पर वसी झील चमक रही थी जिसके अतराफ हजारों अफराद आबाद थे। ये वो गैर कबाइल थे जो सहराए आजम के मुख्तलिफ गोशों से आए थे। हमारे मेजबान हमें उसी तरफ ले गए थे। ओटोकान और उसके साथियों ने बआसानी सूरत हाल संभाल ली थी और मकामी लोगों से गुफ्तगू करते हुए चल रहे थे। हमें उन नौआबाद कबाइल के नजदीक एक जगह बता दी गई और ओटोकान ने हाथ उठा दिए। फिर उसने सानबीन की जबान में अपने साथियों से जोर जोर से कुछ कहा और वो दोनों हाथ बुलंद करके उछलने लगे। प्रोफेसर जॉनथन ने कहा, इस वक्त सानबीन के लोग हमारे लिए नेमत हैं। मैंने कहा, आप इनकी जबान समझ रहे हैं प्रोफेसर? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ मेरी जबान दानी की ऐसी तैसी हो गई है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? वो बोला, इस जबान में आम अफ्रीकी जबान के कुछ अल्फाज जरूर हैं लेकिन न होने के बराबर। बाकी जबान अजनबी है और इन अल्फाज से कोई नतीजा भी अखज नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, वही मुहज़्ज़ब दुनिया की कैफियत है। किसी एक मुल्क में एक ही जबान मुख्तलिफ अंदाज में बोली जाती है और बाज़ इलाकों की जबान से दूसरे इलाके के लोग भी सही तौर से वाकिफ नहीं होते। प्रोफेसर ने कहा, 100%। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान अंग्रेजी भी मुख्तलिफ लहजों में बोली जाती है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये कि जबान के साथ सही जिस्मानी हरकत भी। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त प्रोफेसर, ये सीखना नामुमकिन है। प्रोफेसर ने कहा, सीखने वाली चीज ही नहीं। हमें लाने वाले मेजबान वापस चले गए तो ओटोकान और पोलान नामी एक शख्स मेरे पास पहुंच गए। ओटोकान ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक सब ठीक है चीफ। हमारी आमद इन लोगों के लिए किसी शक का बायस नहीं है। लेकिन चीफ, आपने एक बात पर गौर नहीं किया। मैंने पूछा, वो क्या? वो बोला, जिस तरह हम लोग खिचड़ी हैं इसी तरह इनमें भी मकामी जबान से नावाकिफ लोग शामिल हैं, लेकिन शक्ल सूरत में वो भी इन जैसे ही हैं। ओटोकान के इस इंकिशाफ ने हमें हैरान कर दिया। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा, क्या मतलब ओटोकान? वो बोला, 2 अफराद इनमें ऐसे थे चीफ जो मकामी जबान नहीं समझते थे और चूंकि इन लोगों को हम पर कोई शुबा नहीं था इसलिए उनमें से एक शख्स हमारी गुफ्तगू का तर्जुमा करता जा रहा था। मुझे हैरानी तो हुई थी लेकिन मैंने उसका इजहार नहीं होने दिया। जो शख्स तर्जुमा कर रहा था वो भी मुझे मुख्तलिफ ही महसूस हुआ था और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये शख्स भी बोनिका का बाशिंदा नहीं था, बल्कि बोनिका वालों का इसने रूप धार रखा था और वो अफ्रीकी जबान से बखूबी वाकिफ मालूम होता था, यानी उस जबान से जो यहाँ बोली जाती है। मैंने कहा, यकीनन ऐसी ही बात होगी। इससे कम से कम ये अंदाजा तो होता है कि उन लोगों ने बोनिका के बाशिंदों का रूप धार रखा है। हमें सख्त मोहतात रहना होगा। वो बोला, यकीनन चीफ। मैंने पूछा, क्या गुफ्तगू हुई उनके और तुम्हारे दरमियान? ओटोकान ने कहा, मैं उसका तर्जुमा किए देता हूँ चीफ। वहाँ साहिल से आगे उन्होंने हमारा इस्तकबाल जिस्मानी हरकत से किया जो मेहमानों को खुशामदीद कहने की अलामत थी। हमारी उछल कूद भी जिस्म की जबान थी और इस उछल कूद के जरिए हमने बताया कि हम खैर सगाली के लिए आने वालों में से हैं और बोनिका की तकदीर पर रश्क करते हैं कि वो देवताओं की सरजमीन कहलाई और वो अजीम देवता जो हमारे तमाम कबीलों को आफतों से महफूज रखने के लिए आसमान से जमीन पर उतरा है, बोनिका में क़याम पजीर है। हमने बोनिका के लोगों को दिली मुबारकबाद दी और उनसे कहा कि हम उनके मेहमान हैं और बरकतें हासिल करने आए हैं। और चीफ, यही अंदाज होता है आने वालों का और इसी अंदाज में गुफ्तगू की जाती है बोनिका के लोगों से जो अपनी तकदीर पर नाज़ा हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बतौर मेज़बान दिल से खुशामदीद कहा और फिर ये भी बताया कि हम उनके मेहमान हैं और बरकतें हासिल करके अपने कबीलों में जा सकते हैं और ये मोहब्बत और यगानगत अफ्रीकी कबीलों की ज़मानत है और ज़मानत देने के लिए देवता ने आसमान से ज़मीन का रुख किया है। चुनांचे हमारे लिए क़याम की जगह मौजूद है जहां हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई तकलीफ नहीं होगी और उसके बाद चीफ, ये जगह हमारे लिए मुंतखब कर दी गई है। हाँ, यहाँ हम अपने झोंपड़े नहीं बना सकते। हम भी उस वक्त तक यहाँ मुकीम रहेंगे जब तक देवता की तरफ से हिदायत न मिल जाए। ओटोकान खामोश हो गया। मैं, प्रोफेसर जॉनथन, बर्ड वगैरह गहरी सोच में डूब गए थे। उसके बाद हमने अपनी क़याम गाहों का इंतखाब शुरू कर दिया। छोटे बड़े पत्थरों की बहुतात थी और दूसरे कबाइल जो आसपास आबाद थे और जिनसे हमारा फासला रखा गया था और सारे कबीलों के फासले एक दूसरे से उतने ही थे। उनकी मानिंद हमने भी पत्थरों के ढेर लगा लगा कर अपने लिए पनाहगाहें बना ली। हमारे मेज़बानों ने हमें ज्यादा इंतजार न करने दिया
और बहुत से ऐसे लोग हमें दूर से आते हुए नजर आए जिनके कांधों पर बैंगी किस्म की चीज थी, यानी एक लकड़ी जिसमें तराजू जैसे 2 पलड़े लटके हुए थे और उन पलड़ों में अजीबोगरीब किस्म के फल, पत्ते और न जाने क्या क्या चीजें भरी हुई थी। ऐसे बहुत से लोग बर्क रफ्तारी से हमारी जानिब बढ़ रहे थे और उनकी रहनुमाई उन्हीं में से चंद अफराद कर रहे थे जो पहले हमारे इस्तकबाल के लिए आए थे। ओटोकान ने आहिस्ता से कहा, बोलान, तुम और सालून चले जाओ और उन लोगों का इस्तकबाल करो। एक ही आदमी का बार बार सामने जाना ठीक नहीं है, कहीं उन्हें शुबा न हो जाए। आने वालों ने वो सामान हमारे सामने अंबार कर दिया और वसूल करने वालों से कुछ कहते रहे। उस सामान में पानी के बर्तन भी शामिल थे जो लकड़ी के तख्ते जोड़कर बनाए गए थे। ऊपर से उनके मुंह छोटे छोटे थे और उनमें पानी भरा हुआ था। गोया हमारे तवामो क़याम का माकूल बंदोबस्त कर दिया गया था। शुक्रिया अदा करने के बाद उन लोगों को रवाना कर दिया गया और हम उन तहाइफ को देखने लगे जो हमारे लिए आए थे। गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े भी थे, फल और सब्जियां भी थीं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी महसूस नहीं की जाती थी कि उनके लिए यही खुराक इंतहाई उम्दा ग़िज़ा तसव्वुर की जाती थी। इस खुराक को एहतियात से महफूज कर लिया गया। पानी के बर्तन जगह जगह रख दिए गए। पोलान और दूसरे आदमी ने बताया कि उन लोगों ने कहा है मजीद जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो मांग ली जाए। मैंने कहा, ये बात मालूम होनी चाहिए ओटोकान कि हमें उनकी बस्ती में दाखिल होने की आज़ादी है या कुछ पाबंदियाँ हैं। वो बोला, मेरे ख्याल में ये बात हमें उन लोगों से मालूम नहीं करना चाहिए चीफ, बल्कि तुम मुझे इजाज़त दो कि मैं यहाँ मौजूद दूसरे कबीले के लोगों से राब्ता कायम करूँ। यकीनन हमें उनसे बेहतर मालूमात हासिल हो सकती हैं। मैंने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है ओटोकान, लेकिन फ़ौरन ही किसी दूसरे कबीले के लोगों से जा मिलना ज़रा मुनासिब नहीं होगा। कुछ वक्त यहाँ गुजार लो, मुमकिन है उसके बाद वही लोग तुम्हें देवता की ज़ियारत के आदाब बताएं। ओटोकान ने मुझसे इत्तेफाक करते हुए कहा, यह भी ठीक है चीफ। हम खाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। ओटोकान ने दूसरे लोगों को दूर से देखकर ही ये अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ की ज़िंदगी में किसी तरह की पाबंदियाँ नहीं हैं। कुछ लोग वो थे जो कच्ची तरकारियाँ, कच्चा गोश्त खाने के आदी थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जगह जगह आग रोशन कर रखी थी। चुनाचे हमने भी मिट्टी के ढेले और पत्थरों को जमा करके उनके दरमियान झाड़ झनकार से आग रोशन कर ली। उस गोश्त को तो मैं हाथ भी नहीं लगाना चाहता था जो लाया गया था और जिसके बारे में ये तस्दीक नहीं हो सकती थी कि कौन से जानवर का है, लेकिन सब्जियां और फल खाकर पेट का जहन्नम भरा जा सकता था। तमाम तैयारियां जारी रहीं। बिल्कुल उसी तरह जिंदगी का आगाज कर दिया गया जैसे दूसरे जंगली लोग कर रहे थे। हमने उन्हें जरा भी शुबे का मौका नहीं दिया। मेरी निगाहें अतराफ में भटकती रहीं। यहाँ से भी उस अजीमुशान बुत के दर्शन किए जा सकते थे जो उन झोंपड़ों के दरमियान बुलंदबाला हैसियत रखता था और बदस्तूर आसमान की जानिब उंगली उठाए हुए खड़ा था। मुझे इल्म नहीं था कि वो बुत रोशन कब होता है। आया हर रात ऐसा होता है या फिर किसी खास मौके पर। एक पत्थर पर बैठकर मैंने अपनी नजरें बुत की तरफ मरकूज कर लीं और उसका बगौर जायजा लेने लगा। फिर मेरा जहन भटक कर स्टीफन ब्राकोडा की तरफ चला गया। यहाँ उसकी रिहाइश गाह कहाँ हो सकती है। एक बात तो साबित हो चुकी थी कि ब्राकोडा इंतहाई अय्यार और मक्कार शख्स था। उसने यहाँ जिस उम्दगी से अपना जाल बिछाया था वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मैं बहुत देर तक उस पत्थर पर बैठा ब्राकोडा के बारे में सोचता रहा। इस दौरान मैं इस बात का जायजा लेने की कोशिश भी कर रहा था कि कबीले के लोगों का बस्ती में आना जाना है या नहीं, और ये अंदाज़ा लगाने में मुझे दिक्कत नहीं हुई कि कबीलों में आबाद लोग बआसानी बस्ती की जानिब आ जा रहे हैं। उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है और ये बात बाइस इत्मीनान थी और शायद स्टीफन ब्राकोडा की सबसे बड़ी हिमाकत, क्योंकि कम से कम अपनी बस्ती के इस हिस्से को जहां वो खुद आबाद था उसे अजनबी लोगों से पाक रखना चाहिए था। लेकिन हर बुराई का खात्मा किसी न किसी कमजोरी या गलती की बिना पर होता है। स्टीफन ब्राकोडा इस बात से मुतमईन होगा कि आने वालों में कोई भी उस हैसियत का हामिल नहीं हो सकता जो उसे नुकसान पहुंचा सके। वो उनकी तरफ से मुतमईन था और उसने उन्हें एतमाद में लेने के लिए हर तरह की आज़ादी फराहम कर रखी थी, लेकिन यही आज़ादी उसके लिए मुसीबत का बायस हो सकती थी। ओटोकान अपना मिशन पूरा करने के लिए चला गया। वो टहलता हुआ एक कबीले के लोगों के पास पहुंच गया था। हम उसे देखते रहे लेकिन कोई खास बात नहीं हुई और ओटोकान तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वापस आया। उस वक्त शाम का छुटपटा फजा पर मुसल्लत हो चुका था और जगह जगह रोशनी होने लगी थी जो मशलों की थी। मशलों की बू से फजा में चिरांद सी पैदा हो गई और हवा उस नाखुशगवार बू को इधर से उधर उड़ाए फिर रही थी। ओटोकान सीधा मेरे पास पहुंच गया और उसने कहा, चीफ, मैंने उन लोगों से बहुत सी मालूमात हासिल की हैं जो यकीनन आपके लिए कारआमद हो सकती हैं। मैंने कहा, हाँ ओटोकान, मुझे इस बारे में बताओ। वो बोला, जिस कबीले के लोगों से मैंने मुलाकात की वो बहुत दूर दराज से आया है और उसका नाम काजाटा है। काजाटा कबीले के लोगों में कुछ ऐसे लोग पहुंचे थे जिनका ताल्लुक एक खास मिशन से था। उन्होंने काजाटा के लोगों को पैगाम दिया कि बोनिका में देवता का नुज़ूल हुआ है और ये देवता बरकतें नाजिल करने वाला है
और अगर उसके हुजूर हाजिरी देकर उसके अहकामात की पैरवी कर ली जाए तो कबीलों की तकदीरें बदल जाती हैं। कुछ लोगों ने मुखालिफत की और कुछ लोगों ने कहा कि देवताओं की तौहीन हमेशा कबीलों पर तबाही का बायस बनी है, चुनाचे देवता से बरकत हासिल करना जरूरी है। उसके बाद ही कबीले के तकरीबन 60 अफराद यहाँ आए हैं। उन लोगों को खुली इजाजत है कि देवता की जियारत करें और जब तक दिल चाहे करते रहें। बोनिका की तरफ आने वाले मेहमानों की हर तरह खातिर मदारत की जाती है और वो जितने दिन भी यहाँ क़याम करना चाहें क़याम कर सकते हैं। देवता की तरफ से उन्हें पैगामात मिलते हैं और काजाटा कबीले को भी देवता का पैगाम मिल चुका है। मैंने कहा खूब, तो क्या पैगाम है? वो बोला पैगाम यह है चीफ के सहरा आज़म में रहने वाले कबीलों को एक बहुत बड़ा खतरा लाहक है। बाहर से आने वाले उनका वजूद, उनकी बस्तियों का वजूद मिटा देना चाहते हैं और इसके लिए ज़बरदस्त पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। बाहर से आने वालों ने अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी कार्रवाइयों के लिए मुंतखब कर लिया है और वहाँ उनका क़याम है। कबीलों को इत्तला दे दी गई है कि वो जंगी तैयारियां करें और ऐसे जवानों को तैयार कर लें जो उन लोगों से जंग कर सकें कि कुर्बानी के बगैर कौमों की बका बहुत मुश्किल होती है। देवता ने उनसे कहा कि एक मौजू वक्त का इंतजार किया जा रहा है। फिर उस मौजू वक्त पर लातादाद कबीले जमा होकर बाहर से आने वालों की समत यलगार करेंगे और उन्हें मिटा देंगे। यही पैगाम हर कबीले के लोगों को दिया जाता है और काजाटा वालों को भी ये पैगाम मिल चुका है। वो अब वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने कहा क्या उन्हें बोनिका की खास बस्ती में आने जाने की आज़ादी है? ओटोकान ने कहा वो हर जगह आसानी से घूम फिर सकते हैं। बोनिका में बाजारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहाँ से उन्हें मुफ्त अशिया मिलती हैं और अगर वो उनके एवज कुछ देना चाहें तो वो भी कबूल कर लिया जाता है। मैंने कहा ठीक है ओटोकान, तुम्हारी मालूमात हमारे लिए इंतहाई कीमती हैं। ओटोकान ने फर्माबरदारी से कहा और कोई हुक्म चीफ? मैंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है फिलहाल इतनी ही मालूमात काफ़ी हैं और ये अच्छी बात है कि कम से कम इन लोगों के दरमियान आने जाने की पाबंदी नहीं है और कोई ऐसी खास बात तो नहीं ओटोकान जिससे हमें मोहतात रहना हो? वो बोला नहीं चीफ, इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम हो सका, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, अभी मैं दूसरे कबीले के लोगों से भी मिलूंगा। मैंने कहा हाँ, यहाँ बहुत से कबीले मौजूद हैं। ओटोकान खामोश हो गया। प्रोफेसर जोनाथन और बर्ड भी मेरे नज़दीक पहुँच गए। प्रोफेसर के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। रात गहरी हो गई और दफतन हमने फजा में एक तेज रोशनी महसूस की। उस वक्त हमारी आंखें हैरत और दिलचस्पी से चमक उठी जब हमने उस भूरे पत्थर के बुत को किसी सोने के मुजस्मे की मानिंद चमकते देखा। यकीनन चांद नहीं निकला था। ये रोशनी उस बुत के अंदर ही से मुनक्किस हो रही थी, जबकि दूर से देखने पर वो शीशे का भी नजर नहीं आता था। बुत की उस कैफियत पर हम सभी लोग उसकी जानिब मुतवज्जे हो गए थे और एक बुलंद जगह से उसका नजारा कर रहे थे। तब हमने अजीबोगरीब मनाजिर देखे। वो हाथ जो आसमान की जानिब उठा हुआ था आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरा और फिर अपनी जगह से उठकर सीधा हो गया और हमने उस हाथ से सुर्ख रंग के फूलों की बौछार होते देखी। ये आतिशी फूल थे जो बुत के हाथ से निकलकर फजा में मुंतशिर हो रहे थे और परवास करते हुए दूर दूर तक जा रहे थे। प्रोफेसर जोनाथन जल्दी से अपने कुछ आलात निकाल कर मसरूफ हो गया। उसने अपने लिए एक तन्हा जगह मुंतखब कर ली थी और यहाँ वो अपने आलात की मदद से उस बुत के बारे में कुछ तजुर्बा कर रहा था। मैंने या किसी और ने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, बस हम अपने तौर पर उसका जायजा लेते रहे। बुत का हाथ थोड़ी देर तक फूल बरसाता रहा और वो सोने की तरह चमकता रहा। फिर हमने एक आवाज़ भी सुनी जिसका मफहूम दूरी के सबब हमारी समझ में ना सका, लेकिन ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि वो यकीनन कोई इंसानी आवाज़ थी और उसी बुत से नशर हो रही थी। अफ्रीका के रहने वाले सादा लौह इंसानों को मुतासिर करने के लिए ये जादुई एजाज बहुत काफ़ी था और यकीनन पत्थर के उस रोशन और बोलते बुत को देखकर कौन था जो अपने जहन पर काबू पा सकता, जबकि अफ्रीका के सादा दिल वहशी सिर्फ तवहुमात पर ही यकीन कर लेने के आदी थे। उन्हें मुतासिर करने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता था। आतिशी फूल निकलना बंद हो गए और बुत का हाथ फिर अपनी जगह पर वापस आ गया। अब उसकी उंगली उसी अंदाज में आसमान की जानिब उठी हुई थी और रफ्ता रफ्ता उसकी रोशनियां मध्यम पड़ती जा रही थी, जहां तक कि फजा में फैला हुआ सुनहरा उजाला खत्म हो गया और फिर अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई देने लगी, जिनमें ढोल बजने और दरख्तों के तने पीटने की आवाजें भी शामिल थीं। गालिबन कोई कबीला जियारत के लिए गया था और अब वो फैज़याब होकर वापस आ रहा था। मैंने गहरी सांस ली और प्रोफेसर जोनाथन की तरफ देखने लगा। बट के चेहरे पर भी गहरी संजीदगी के आसार थे। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर जोनाथन अपनी जगह से उठकर मेरे करीब पहुंच गया। उसने अपने पास मौजूद आलात संभाल कर रख लिए थे। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो वो मुस्कुरा कर बोला, वही सब कुछ जिसकी तवक्को थी। मैंने वजाहत तलब निगाहों से देखते हुए कहा, वो क्या प्रोफेसर? प्रोफेसर ने कहा, वो बुत यकीनी तौर पर किसी ऐसे मादे से बनाया गया है जो रोशनी को जज्ब करता है।
इस रोशनी को पूरे बुत में फैलाने के लिए शायद किसी जनरेटर वगैरह से काम लिया जाता है जो यकीनी तौर पर ज़ेर ज़मीन होगा, क्योंकि उसकी हल्की सी भी आवाज़ फ़ज़ा में मुंतशिर नहीं होती। वो आवाज़ जो बुत के मुंह से निकली थी ताकतवर स्पीकर का कमाल था, जिनकी पुश्त पर यकीनन कोई इंसान रहा होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है अली जो काबिल हैरत हो। ये सब कुछ करना निहायत आसान है, लेकिन इन तवहुम परस्त अफ्रीकियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा 100% प्रोफेसर, 100%। वो बोला यहाँ आकर हमें ये अंदाजा हो चुका है कि स्टीफन ब्राकोडा किस तरीके से काम कर रहा है, अब इसमें अपने लिए गुंजाइश निकालनी है। मैंने कहा ओटोकान के बयान के मुताबिक अभी कबीले तैयारियों की मंजिल में हैं, उनको पैगामात भेजे गए हैं और ये बात हमारे लिए नाकाबिले इत्मीनान है कि फौरी तौर पर ये कबाइल लाइन ऑफ क्रूजल की जानिब हमले की गरज से नहीं बढ़ेंगे, बल्कि जब उन्हें हिदायत मिलेगी तब वो अपने लश्कर बोनिका की तरफ रवाना करेंगे। बोनिका ही से इन लश्करों को लाइन ऑफ क्रूजल की जानिब रवाना किया जाएगा। गोया कम से कम इस बात का तो इत्मीनान हो गया कि फौरी तौर पर लाइन ऑफ क्रूजल को कोई खतरा नहीं है। अगर हम बोनिका में इनका पूरा मंसूबा तिलपट कर देते हैं तो मेरे ख्याल में ये खतरा टल सकता है। वो बोला हाँ, लेकिन अली कबाइलियों के जहन में जो बात बैठ गई है उसके लिए क्या करोगे? मैंने कहा हाँ, ये सोचने का मसला है, लेकिन अगर यही चमकता हुआ देवता इन लोगों से कहे कि अफ्रीका में क़याम करने वाले उनके दुश्मन नहीं हैं बल्कि उनके लिए दोस्ती और अमन का पैगाम रखते हैं तो कबीलों का जोश ठंडा पड़ सकता है। प्रोफेसर जॉनथन पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा, फिर कुछ सोचते हुए बोला लेकिन सबसे पहले तो हमें स्टीफन ब्राकोडा की कुव्वत तोड़ना पड़ेगी। मैंने कहा यकीनन हमारा पहला काम यही होगा। बर्ड कहने लगा चीफ, जब हमें बोनिका की बस्ती में जाने की इजाज़त है तो फिर क्या ये ज़रूरी है कि हम यहीं क़याम करें? मैंने कहा यकीनन बोनिका वाले इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि हम उनके दरमियान रहें, और फिर हमारे वहाँ रहने का कोई जवाज़ भी तो नहीं है। वो बोला लेकिन उनसे दोस्ती तो बढ़ाई जा सकती है। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, तुम क्या चाहते हो? वो बोला मैं बस्ती में जाने की इजाज़त चाहता हूँ चीफ। मैंने कहा बर्ड तुम यहाँ की ज़बान सही तौर पर नहीं जानते, इसलिए तुम्हें दिक्कत तो नहीं पेश आएगी। वो बोला इशारों की ज़बान सारी दुनिया में समझी जाती है चीफ, और सारी दुनिया में गूंगे लोग भी होते हैं। मैं एक गूंगा हूँ और अपने दोस्तों से इशारों की ज़बान में गुफ्तगू कर सकता हूँ। मैंने कहा अगर तुम अपने तौर पर इसे मुनासिब समझते हो तो जैसा तुम पसंद करो, लेकिन अगर स्टीफन ब्राकोडा के किसी भी आदमी को तुम पर शुबा हो गया तो यूं समझ लो सारे लोगों पर आफत आएगी। वो बोला मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। प्रोफेसर ने कहा यही इजाज़त मैं भी तुमसे चाहता हूँ अली। मैंने मुस्कुराते हुए कहा गोया आप भी वहाँ दोस्ती करने जा रहे हैं? वो बोला हाँ, इसमें क्या हर्ज है। प्रोफेसर जॉनथन ज़हीन और संजीदा आदमी था, उसकी इस ख्वाहिश को मैं रद्द नहीं कर सकता था। यकीनन उसने कुछ सोचा ही होगा। चुनाचे मैंने शाने हिलाकर कहा ठीक है प्रोफेसर, अगर आप लोग ये मुनासिब समझते हैं तो मैं तो पहले भी इसे टीम वर्क करार देता रहा हूँ। मैं किसी पर अपनी राय मुसल्लत नहीं करना चाहता। इस सिलसिले में जो कोई जो कुछ करना चाहता है पूरे एतमाद और होशियारी के साथ कर सकता है। जॉनथन ने कहा शुक्रिया ली। मैंने कहा वैसे मैं एक अहम जिम्मेदारी ओटोकान या उसके किसी और साथी के सुपुर्द भी करना चाहता हूँ जो इंतहाई ज़रूरी है। ओटोकान के कान खड़े हो गए। बोला वो क्या? मैंने कहा ओटोकान, हम लोग सानबीन से ताल्लुक़ रखते हैं और यकीनन सानबीन वाले अभी इस तरफ नहीं आए, वरना हमारी आमद को ताज्जुब की निगाह से देखा जाता। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम साहिली इलाके पर या उन रास्तों पर निगाह रखो जो बोनिका की समत आते हैं, ताकि अगर सानबीन के लोग आ रहे हों तो हम अपने तौर पर मोहतात हो जाएं। वो बोला दुरुस्त कहते हो चीफ, इस मुमकिन खतरे का सद्देबाब करने के लिए ये एहतियात ज़रूरी है। आप इत्मीनान रखें, मैं चंद आदमियों की ड्यूटियां लगाए देता हूँ। ओटोकान से गुफ्तगू करने के बाद मैंने अपने लिए एक जगह मुंतखब की, फिर पत्थरों से चुने हुए एक ढेर के करीब ज़मीन साफ करके मैं लेट गया। ज़हन मुस्तकिल मसरूफ़ अमल था और मुख्तलिफ ख़यालात की आमाज गाह बना हुआ था। मैं सूरत हाल का हर पहलू से जायज़ा ले रहा था और किसी इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। स्टीफन ब्राकोडा से जंग अब इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गई थी। हमारी कोई भूल या गलती भारी शिकस्त का सबब बन सकती थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।